चांदी के बड़े ससुराल में गरीब बहू का पहला दिन। बाप रे बाप, यहाँ पर कितने सारे चांदी के गिफ्ट है। मुझे तो लगता है इन चांदी के गिफ्ट में और कुछ नहीं होगा। ये वाला खोल लेती हूँ, चमकीले कागज वाला। अरे वाह, इसके अंदर तो बहुत प्यारी सी साड़ी और नग वाला हार है। वाह, अभी पहनती हूँ। ये कहकर जैसे ही शिवानी हार को पहनकर खुश होती है, तभी सास उसके गले से हार निकालकर डस्टबिन में फेंक देती है। यही दिन रह गए हैं मेरे चांदी के बड़े से ससुराल में, अब तू ये नकली आर्टिफिशियल हार पहने। माँ जी, वो बहुत सुंदर हार था, आपने उसे फेंका क्यों? अभी अभी बोला, समझ नहीं आया तुझे? आखिर वही वाली बात है ना, तुझ जैसी गरीब बहू को इस घर की नौकरानी बनना चाहिए था, ना कि बहू रानी। पर इतने बड़े चांदी के ससुराल में तो उस बहू के पद के लायक ही नहीं है। अरे तुझे हार पहनना है ना, ये ले पहन। ये कहते ही सास उस पर साइड में रखे चांदी के 3-4 हार और बाकी के चांदी के गहने सिर पर रखकर डाल देती है। ले पहन, जितना पहनना है तुझे, लेकिन चांदी पहनेगी ससुराल में, ना कि गरीब वाली चीज। नहीं, तू तो चाहती अमीर होने के बावजूद भी हमारी बेइज्जती हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर निर्मला चली जाती है और शिवानी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मुझे नहीं पता था इतने बड़े चांदी के ससुराल में मेरा पहला दिन ऐसा जाएगा, और मैं रोती रहूंगी। सुबह से सुन रही हूँ, बस न जाने आगे क्या क्या होगा। आखिर क्यों शिवानी ने ऐसा कहा कि उसके बड़े से चांदी के ससुराल में पहला दिन अच्छा नहीं गया, और क्या क्या हुआ था उसके पहले दिन में, जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मयंक अपनी मां निर्मला से लड़ रहा होता है और लड़की की फोटो देख निर्मला मोमबत्ती से जला देती है। तो इस लड़की से शादी करेगा तो मैं तेरी शादी इससे कभी नहीं होने दूंगी। आपने उसकी फोटो क्यों जला दी? मयंक उस जली हुई फोटो को बुझाकर अपने सीने से लगाता है। माँ, मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी उससे ही करूंगा। आपको जो समझना है समझ लीजिए। जब मैंने उसकी फोटो को नहीं जलने दिया तो उसे अकेला छोड़ने की कैसे सोच सकता हूँ? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। आप चाहती हैं कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं तो चला जाऊंगा, फिर रहना आप चांदी के इस बड़े से घर में। भैया, आपको एक वही झुग्गी झोपड़ी की गरीब लड़की मिली थी शादी करने को? अरे माँ आपको कितनी अच्छी अच्छी सोने के घर वाली, चांदी के घर वाली लड़कियां दिखा रही हैं, उससे शादी कर लीजिए। मैंने बोल दिया ना, मैं शिवानी से ही शादी करूंगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना मैं अपना बैग पैक करूं। नहीं नहीं, तू कहीं भी मत जा, मैं तेरी उस लड़की से शादी करवाने को राजी हूँ। मेरी मजबूरी है जो उस गरीब लड़की को मुझे चांदी के इस बड़े से ससुराल में लाना होगा, वरना मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब वो आ जाएगी ना, यहाँ मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। ठीक है माँ, तो चलिए आज रोका करके आ जाइए। कुछ देर बाद निर्मला शिवानी के घर जाकर उसके सर पर शगुन की चुन्नी उड़ाकर अपने बेटे से उसका रोका करवा देती है। और कुछ दिनों बाद शिवानी और मयंक शादी करके चांदी के ससुराल में आते हैं, जहां हर तरफ चांदी ही चांदी थी। शिवानी के सामने चांदी के लोटे में चांदी के चावल रखे हुए थे, जिसे धीरे से गिराकर वो घर के अंदर आती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, गृह प्रवेश के चावल भी चांदी के थे और मेरा इतना बड़ा ससुराल है चांदी का। सही बोला था माँ ने, मेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। अरे बाप रे, कितना बड़ा चांदी का झूमर है। वाह माँ जी, एक चांदी की पाजेब लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। आपका ये चांदी का घर कितने करोड़ और रुपए का होगा। आखिर घर में आते ही इसने अपनी औकात दिखा ही दी। बहू, जितने तेरे सर पर बाल नहीं है ना, उतने करोड़ों रुपए का है ये चांदी का ससुराल। इस नॉनसेंस गरीब को मैं अपनी भाभी कैसे एक्सेप्ट करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बस मेरे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए। शट अप मुस्कान, और माँ आप भी, ये सब उसके लिए बहुत नया है। खुश तो होगी ही वो। पहली बात, अब वो इस घर की बहू है तो उसे वो इज्जत दीजिए। उस इज्जत के लायक हो तब तो मिले भी। खैर, कुछ ही देर में पड़ोसन घर में आने वाली है, मुंह दिखाई के लिए तो इसको बोल दे अच्छे से तैयार हो जाए। ये कहकर सास और नंद अपने कमरे में चले जाते हैं। सास की जल्ली कटी बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते और मयंक उसे कमरे में ले जाकर संभालता है और नए गहने और महंगे कपड़े देता है, जिसे पहनने के बाद वो बहुत सुंदर लगती है और घूंघट में जाकर नीचे सोफे पर बैठ जाती है। आसपास की औरतें आकर बहू का घूंघट उठाकर उसे शगुन देती हैं। ऐसे बहू तो तेरी दिखने में सुंदर है, लेकिन घर से दहेज कितना लाई है ये तो बता। अरे हाँ, यही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ। अब इतने बड़े चांदी के ससुराल में आई तो मोटा दहेज तो लाई होगी। चल निर्मला, तू ही दिखा दे। अरे ये गरीब नवाज कुछ भी लेकर नहीं आई है। इतने ही दहेज लाने वाली होती तो मैं अलग ही खुश होती। दहेज में एक चांदी की चम्मच तक नहीं लाई। अब हो गई तेरी मुंह दिखाई, हटा ले इस घूंघट को, जा सबके लिए नाश्ता लेकर आ। ये कहकर शिवानी चांदी की रसोई में जाकर चांदी के प्लेट कटोरी में सबके लिए नाश्ता लेकर उसको देती है। बाप रे बाप, मेरा चांदी का इतना बड़ा ससुराल है कि हर चीज चांदी की है, यहाँ तक कि प्लेट कटोरी चम्मच भी। और ये
बहू के हाथ में कांच की चूड़ी क्यों पहनी है? तुम्हारा तो चांदी का ससुराल है, चांदी के मोटे मोटे कड़े पहनने चाहिए ना। क्या निर्मला, तू अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है? हम तो समझ जाएंगे, लेकिन बड़े लोग और रिश्तेदार नहीं समझेंगे। अपनी बहू को ढंग से तो तैयार करवाती। समझाया था मैंने इस मरजानी को, लेकिन समझती कहाँ है, सुनवा ही दिया आखिर। क्यों री, बोला था ना तुझे कि अच्छे से तैयार होना, फिर भी समझ नहीं आया तुझे? माँ जी, कांच की चूड़ियां शगुन की होती हैं इसलिए पहनी, लेकिन मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अब क्या तैयार होगी? अब तो मोहल्ले की सारी औरतों ने देख लिया तुझे। फिर आंखों में आंसू लिए शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। जब सारी औरतें चली जाती हैं तो निर्मला बहू से जूस मंगवाती है और वो कांच के गिलास में ले आती है, जिसे सास फेंक देती है। बहू बहुत डर जाती है। अरे जब से आई है तब से मुझसे सुनती जा रही है, अभी तो तुझे समझ नहीं आया कि ये तेरे चांदी का ससुराल है। ये नौकरों के गिलास में मेरे लिए जूस क्यों लेकर आई थी? चांदी के गिलास में लेकर आ। लाई माँ जी। शिवानी अपनी सास को डर डर कर चांदी के गिलास में जूस देती है। उसके बाद वो जब खुश होने के लिए अपनी शादी के तोहफे को खोलने लगती है तो उसे चांदी से ज्यादा आर्टिफिशियल हार पसंद आता है, जिसे उसकी सास देखते ही कचरे के डिब्बे में डाल देती है और खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। लगता है मैं गरीब घर से इस बड़े से चांदी के ससुराल में आ गई हूँ, इसलिए माँ जी मुझसे खुश नहीं है। सोचा था कि मेरा पहला दिन ससुराल में बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मेरा पहला दिन रोते रोते बीता है। शिवानी, शांत हो जाओ। आज तुम्हारा पहला दिन था, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन माँ तुम्हें जरूर अपना लेंगी। नॉक नॉक। भैया भाभी को कह देना कल रिसेप्शन है, हमारे बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं, तो कल कोई हरकत ना करे और अच्छे से रेडी हो जाए। ये नहीं कि आज की तरह कुछ भी पहन ले। ये कहकर मुस्कान चली जाती है। अगले दिन रिसेप्शन में बहू अच्छे से तैयार होकर गेस्ट को संभालती है, फिर सबके साथ डिनर करती है। अरे बाप रे, चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी की प्लेट, पूरी डाइनिंग टेबल चांदी की है। कहीं हमारे मुंह में गलती से चांदी चली गई तो न जाने क्या होगा। मयंक जी, मैं हाथ से खाना खा लूं क्या? अरे मयंक, तुम्हारी पत्नी अमीर घर से नहीं आई ना, साफ पता चल रहा है। अरे अगर अमीर घर की होती तो हाथ से थोड़ी ना खाने को कहती। इसे तो अपनी चांदी के ससुराल की कोई कदर ही नहीं है। हद हो गई है, एक बार सब चले जाएं, इसको फिर बताऊंगी। सारे गेस्ट के जाने के बाद निर्मला अपनी बहू को बहुत सुनाती है। तुझे समझाया था ना मैंने, फिर भी तूने वही गलती करी। अरे सही कहते हैं लोग, कीचड़ के कमल को स्वर्ग में लाकर भी रख दोगे तब भी वह कीचड़ का ही रहेगा, और तू वही कीचड़ है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। शिवानी, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये लोग भी तुम्हारे लायक नहीं है। मयंक, रहने दीजिए, मेरी गलती है। मैं गरीब घर से आई हूँ, मुझे यहाँ के तौर तरीकों से रहना नहीं आता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नंद और सास कभी भी शिवानी को नहीं समझते, लेकिन चांदी के ससुराल में उसे बहुत काम करवाते हैं। चांदी की बाल्टी और झाड़ू से सफाई करवाते हैं। एक दिन नंद डिस्को जा रही थी। छोटे कपड़े पहनने पर शिवानी उसे समझाती है तो वो नहीं समझती। बाद में दो लड़के जब उसके पीछे पड़ जाते हैं तो शिवानी ही उन लड़कों को मारकर अपनी नंद को बचाती है। इस पर भी शिवानी को अकल नहीं आती। और एक दिन निर्मला मंदिर जा रही थी। उसे बचाने के चक्कर में शिवानी कार के सामने आ जाती है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद फौरन उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। उसका इलाज चलता है। तभी सास को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, मेरी जान बचाने के लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ऐसा कोई किसी के लिए करता है क्या? और मैं तुझे इतने दिनों से कुछ ना कुछ सुनाती गई। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, आज मैं तुझे अपने दिल से अपनाती हूँ। देखा शिवानी, मैंने कहा था ना, माँ तुम्हें अपना लेंगी, और ऐसा ही हुआ। हाँ मयंक जी, माँ जी, आपने मुझे अपना लिया तो माफी की क्या जरूरत। इस तरह शिवानी अपनी चांदी के ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हे भगवान, मैं तो दुखी हो चुकी हूँ इन चावल से और चावल खाने वाले अपने ससुराल वालों से। भला दिन रात सुबह शाम राक्षसों की तरह चावल कौन खाता है? ऊपर से इतनी ठंड में इन्हें चावल ही ठूसने हैं। इन चावलों को भी अभी ही जमीन पर गिरना था। सलोनी अपने आप में बड़बड़ा ही रही थी कि सास गिरे चावल देखकर कहती है, अरे मोरे मैया, बहू तूने इतने सारे चावल क्यों गिरा दिए? तुझे पता भी है ये चावल नहीं, तूने सोने के दाने गिराए हैं। फटाफट इन्हें उठाकर खीर बना लेना और उसके साथ साथ और चावल बीन कर एक गैस पर दम बिरयानी बनाने को रख देना। घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ हाँ माँ जी, अभी आपके एक हुक्म पर सब कुछ बनाने रख रही हूँ मैं। ये तू कैसे बोल रही है? मेरा मतलब माँ जी, मैं अभी आपके लिए दम बिरयानी भी बना देती हूँ, बस थोड़ा समय दीजिए। हाँ, ये कहकर सास चली जाती है और बहू गुस्से में पड़ी सब्जी की टोकरी गिरा देती है। बस यही रह गया है मेरी जिंदगी में, चावल चावल। बड़ी मुश्किल से तो ये 8 किलो चावल साफ किए थे, वो भी मेरे हाथ से गिर गए।
अब उनको बीन रही हूँ उठाकर, फिर ठंडे ठंडे पानी में धोने हैं। अब माँ जी ने और 10 किलो चावल का दम बिरयानी का ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर तो ऐसे देकर जाती है जैसे कि मैंने कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है। फिर सलोनी गिरी हुई सब्जी और चावल को उठाकर ठंडे ठंडे पानी में चावल धोकर एक गैस पर खीर बनाने रखती है तो दूसरे पर दम बिरयानी। आखिर सलोनी चावल बनाने पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? घर वालों ने ऐसा भी क्या काम दे दिया जिस वजह से सलोनी भड़की हुई थी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जब हमारी सलोनी बहू नई बहू बनकर ससुराल में गृह प्रवेश कर रही होती है कि पैरों के सामने चावल की बोरी आ जाती है और सलोनी गिर जाती है। अरे राम, ओहो, ये क्या बहू, आते ही गिर गई तुम। अरे माँ जी, अचानक से पैरों के सामने कुछ आ गया था। अरे ये चावल की बोरी यहाँ पर किसने रखी? पापा, वो अंदर बहुत सारी चावलों की बोरी रखी हुई थी और हमारे घर में भी बहुत सारा सामान भर गया था, मिठाई और गिफ्ट का, इसलिए चावल की बोरी यहाँ रखवा दी। पर उस दुकान वाले ने यहीं पर ही चावल की बोरी पटक दी। अरे भैया, भाभी को तो उठा दो। फिर अविनाश अपना हाथ देकर उसे उठाता है। तुम लोग भी कम नहीं हो, बहू इधर से आ जा तू। कितनी ठंड हो रही है अविनाश जी, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, मैं माँ से कहता हूँ। माँ, ठंड से सलोनी कांप रही है और थक भी गए हैं हम। अविनाश की बात सुनकर सुमित्रा दोनों को कमरे में भेज देती है। अगले दिन बहू ने पहली रसोई के लिए ठंड में जल्दी उठकर घर की सफाई करके पूड़ी, कचौड़ी, दाल मखनी, मीठा बनाकर तैयार कर देती है। खाने की खुशबू से सास और ननंद रसोई में आ जाते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी, लेकिन ये सब कुछ हम नहीं खाएंगे। क्यों गीता? क्योंकि तूने मुझसे पूछा बहू। हाँ, मुझे अच्छा लगा, तूने घर का सारा काम अच्छे से कर लिया और खाना भी बना दिया, लेकिन पहली रसोई में तुझे ये नहीं चावल बनाने थे। हम सब चावल खाएंगे तो जा चावल बना ले। 2-4 मुट्ठी चावल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब ज्यादा तादाद में चावल खाते हैं तो कम से कम 3-4 किलो चावल बना लेना। सिर्फ चावल माँ जी? आज तो मीठा भी बनता है और पूड़ी, कचौड़ी, दाल मखनी, ये सब भी तो बनाए हैं मैंने। तुझे जो कहना था कह दिया, चावल ही बनाना। यहाँ रोटी कम, चावल ज्यादा खाते हैं। जी माँ जी। फिर सास ननंद के जाने पर सलोनी ढेर सारे चावल बीन कर ठंडे पानी में चावल धोती है। बाप रे बाप, फिर ठंडे पानी में मुझे चावल धोने पड़ रहे हैं। कैसे हपसी ससुराल वाले हैं जो इतना अच्छा खाना छोड़कर सिर्फ चावल खाना चाहते हैं। ये कहकर सलोनी चावल बनाने को रख देती है। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर चावल परोसती है तो सब लोग पहले चावल ही खाने लगते हैं। अरे आप रूखे चावल क्यों खा रहे हैं? मैंने मटर पनीर, दाल मखनी भी बनाई है, वो भी खा लीजिए। ठीक है बहू, लेकिन इन सफेद चावल की बात ही अलग है। ऐसा कर, घी और नमक ला। सफेद चावल को घी के साथ खाकर बहुत मजा आता है ना बच्चों? हाँ पापा, मेरे तो बचपन से ही फेवरेट हैं। हाँ, वैसे भाभी आपने सब्जी अच्छी बनाई है, पर गरम गरम चावलों की बात ही अलग है। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो इतनी ठंड में भी चावल खाए जा रहे हैं। मेरा तो इससे पेट भी नहीं भरता। बहू, तुम खड़ी क्या हो? आओ बैठकर चावल खा लो। माँ जी, मैंने पूरी कचौरी बनाई थी ना, वो वेस्ट हो जाएगी, मैं पहले वो खा लेती हूँ, आप सब ये खा लीजिए। ठीक है, हम सबको और चावल दे दे। पर माँ जी, चावल तो खत्म हो गए, मैंने आपके कहने के मुताबिक चावल बनाए थे। तो जा सबके लिए दोबारा चावल बना ले, सबको बहुत भूख लग रही है। लेकिन माँ जी, मैंने पूरी सब्जी भी तो बनाई थी, मैं वो ले आती हूँ ना। बहू, तेरी माँ जी तुझे जो कह रही हैं वो ही कर। हम सब ज्यादा रोटी सब्जी नहीं खाते हैं तो सिर्फ चावल। जी पापा जी। सलोनी परेशान होकर दोबारा चावल बनाने जाती है, जहां ठंडे पानी में फिर उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं और उसको खाने का टाइम भी नहीं मिलता। ऐसे ही वक्त गुजरता है। बहू से रोज रोज सुबह शाम तीनों टाइम चावल बनवा कर उसे परेशान वो कर देते हैं। कभी खीर, कभी दम बिरयानी, कभी चावल के पकौड़े, दाल चावल, यही सब बनाकर वो परेशान हो चुकी थी। दिमाग की दही कर दी है मेरी तो। जब देखो रोज रोज चावल। अरे मेरे से चावल नहीं खाया जा रहा, फिर वे मेरे को जबरदस्ती चावल खिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं खाया जाता है मुझसे चावल। ऊपर से पूरी रसोई में चावल की बोरियां ही बोरियां पड़ी रहती हैं। मुश्किल से कल चावल खत्म हो गए थे, पर और बोरियां मंगवा दी। साला ये दुख काहे खत्म ही नहीं होता बे। जबरदस्ती बहू को चावल खिलाते हैं वो, तो उसे भी खांसी जुकाम हो जाता है। शाम को खाना परोसते वक्त, मेरी प्लेट में और चावल कर दीजिए और साथ में दही भी दे दीजिए। मुझे भी बहू, आजा तू भी खा ले। मुझे बहुत खांसी हो रही है कल से। कल भी आपके कहने पर मैंने चावल खाए थे। अब मैं और चावल खाकर अपनी तबीयत खराब नहीं करूंगी, मैं रोटी खा लूंगी। पागल है,
इतने से चावल खाने पर भला किसी को खांसी होती है क्या? कुछ नहीं होगा, गरम चावल नुकसान नहीं करेंगे। और क्या अपने लिए तू 2 रोटी का आटा लगाएगी? अरे माँ जी, आप समझती क्यों नहीं है? मेरा चावल खाने से पेट नहीं भरता, मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। आपको रोज रोज चावल भी तो बनाकर देने हैं। आपको खाना है, आप खा लीजिए। आपको नहीं पता चावल खाने से कितनी बीमारी होती है। आपको रोटी भी खानी चाहिए। हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई, ये सब होता है। मेरी सहेली को भी हो गया था। बहू, आज तो तूने ये बोल दिया है, दोबारा मत बोलना। हम लोग कब से चावल खा रहे हैं, क्यों होगा हमको ये सब? पता नहीं तुझे चावल खाने और बनाने में क्या तकलीफ है, जबकि रोटी से आधी मेहनत भी नहीं लगती चावल में। ये सुनने के बाद सलोनी चुप हो जाती है, लेकिन कमरे में जाकर अपने पति को सुनाने लगती है। अविनाश, वहां पापा जी मुझे कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैंने भी बोला, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा साइड नहीं लिया। क्यों? और खुद को देख रहे हो कितने मोटे होते जा रहे हो। तोंद निकल आई है सिर्फ 1 महीने में। अगर मेरी कोई फ्रेंड मिलने आएगी तो मैं क्या ही बोलूंगी कि मेरा पति चावल खा खा कर मोटा हो गया है। कम चावल खाया करो तुम। अरे क्या हो गया है तुमको? सुबह मेरे घर वालों के पीछे पड़ी हुई थी और अब मेरे। हाँ, हो गया हूँ मोटा, क्या कर लोगी? खाता रहूंगा चावल में। हद है, तुम लोगों के भले के लिए भी सोचो ना, तो तुम सबको समझ नहीं आता। पर अब मेरी बस की नहीं है रोज रोज सबको चावल खिलाना। पति पत्नी के बीच चावल को लेकर लड़ाई हो जाती है। अगली सुबह बहू चावल बना रही थी, उसके हाथ से चावल गिर जाते हैं। हे भगवान, मैं तो दुखी हो चुकी हूँ इन चावल से, और चावल खाने वाले अपनी ससुराल वालों से। इनका तो रोज रोज चावल खाना खत्म ही नहीं होता। पर चावल खत्म हो जाते हैं और घर में और बोरियां आ जाती हैं। कुछ देर बाद बहू चावल से बनी अलग अलग प्रकार की चीजें मेहमानों को परोसती है। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। सच बोलूं तो ठंड में चावल खाने का अलग ही मजा है। हाँ, ये तो है। पापा जी, आपको खांसी हो गई है। खांसी में भी चावल खाएंगे तो और ज्यादा खांसी हो जाएगी। हमें इतने से चावल खाने पर कोई खांसी नहीं होगी। बहू तो बार बार हम सबके चावल खाने के पीछे क्यों पड़ी जाती है? चैन नहीं है तुझे? छोड़िए, जब आपको मेरी बात सुननी ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं? ये कहकर सलोनी कमरे में चली जाती है। रात को उसे नींद में उठाकर चावल बनाने को कहा जाता है। इतने में ससुर के पेट में तेज दर्द होता है। इस वक्त केशव को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां टेस्ट में पता चलता है कि उसे पथरी हुई है। देखिए, प्रॉब्लम तो छोटी सी है, पर परहेज करेंगे तो ये पथरी भी निकल जाएगी, और चावल ही खाती रहेंगे तो पथरी बढ़ जाएगी। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि फिर सीधा ऑपरेशन होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। आप रोटी खाइए। देखा पापा जी, मैंने आपको कहा था ना, लेकिन आप सबने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी वक्त है, अगर आप सब यूं ही रोज रोज चावल खाते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं बहू, अब से मैं कभी ज्यादा चावल नहीं खाऊंगा। और मैं भी मुझे बहुत डर लगता है ऐसे पथरी से। मैं कभी ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। इस तरह सबको अकल आ जाती है और बहू को भी ठंड में रोज रोज चावल नहीं बनाने पड़ते। सिर्फ एक टाइम चावल और रोटी बनाकर समस्या का हल निकाल दिया जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।